नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। 2100 प्रश्नों की दोस्तों अपनी सीरीज चल रही थी और 2100 प्रश्नों के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं हम। अपन की दूरी जो रही है नहीं के बराबर जो है दोस्तों अपन को तय करनी है। लगभग दूरी अपन ने कंप्लीटली पूरी कर ली है दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि कल जो होगी अपनी अंतिम क्लास होगी दोस्तों, और कल है ना एक बार अपने 2100 प्रश्नों का जो महासंग्राम चल रहा था, जो युद्ध के लिए अपन तैयारी कर रहे थे, उसमें जो मैंने एक शस्त्र के रूप में आपको शिक्षण वीडियो की रीट वैक्सीन के नाम पर 2100 प्रश्न दिए थे, वो कल जो होंगे ना दोस्तों पूरे हो जाएंगे अपने। इतना लंबा सफर इतने कम टाइम में अपन ने तय कर लिया, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मात्र 43-44 क्लासों के अंतर्गत 2100 प्रश्नों को अपन ने समेट करके ले लिया। ये मैं मानता हूं कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई दोस्तों कि 2100 प्रश्नों को केवल 44 क्लास, 50 क्लास भी नहीं बनी दोस्तों 2100 क्वेश्चन की, है ना। 2100 क्वेश्चन की 50 क्लास भी नहीं बनी और अपन ने 2100 प्रश्न पूरे कर दिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 43-44 क्लास के अंतर्गत अपन ने पूरे के पूरे 2100 प्रश्नों को क्या कर दिया दोस्तों, समेट दिया है। खैर बात करते हैं, 2100 प्रश्नों की अपनी सीरीज चल रही थी और हर बार की तरह मैं आपको कह रहा हूं कल जो रहेगी दोस्तों अपनी अंतिम क्लास रहेगी। और मैं पिछली 4 कक्षाओं से आपसे यही निवेदन कर रहा था कि कल की क्लास में मुझे अधिक से अधिक बच्चे क्या चाहिए भाई, लाइव चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे उनको लाइव देखने की ख्वाहिश है, क्योंकि आपको पता है कि ये 2100 प्रश्न अपन जिस मंजिल के पास में जा रहे थे दोस्तों, ये अपनी राहें थी 2100 प्रश्न। कल अपन मंजिल के पास पहुंच जाएंगे, 2100वां प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारे लिए उत्सव है, ये हमारे लिए एक महोत्सव है, और महोत्सव हमेशा पूरा परिवार एक साथ मिलकर के मनाता है। तो आपका और हमारा भी ये जुड़ना, ये जितने भी लोग जुड़े हैं अपन ग्रुप के ऊपर 13-14 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं, ये क्या है, ये हम सब लोग एक परिवार की तरह बन चुके हैं दोस्तों, आपस में जुड़ चुके हैं। तो कल अगर मंजिल मिलेगी तो उत्सव होगा, महोत्सव होगा, पार्टी होगी, तो कैसे किसके साथ में होगी, आपके साथ में होगी। हम सब साथ मिलकर के उस चीज को एंजॉय करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि कल जो है ना आप सब आ जाना, क्योंकि अपन मिलकर के इस 2100 प्रश्नों को उस यहां तक पहुंचाएंगे जहां तक हम ले जाना चाहते थे दोस्तों। तो ये बात याद रखना दोस्तों, जो लोग बच्चे अभी नहीं देख करके कल देखेंगे उनको लिए भी बोल रहा हूं कि आप ना कल प्लीज करके रिक्वेस्ट है आपसे कि कल जितने भी बच्चे हो उतने मैक्सिमम बच्चे एक बार क्या आ जाना दोस्तों, हाँ लाइव आ जाना, ताकि कल अपन एक साथ मिलकर के क्या करेंगे, इस चीज को उत्सव मनाएंगे दोस्तों। तो 2100 प्रश्नों में अपन चल रहे थे, जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम बिल्कुल बिगाड़ता नहीं दोस्तों, और आप कितनी विकट परिस्थितियों में हमें क्लासे ले रहा हूं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी स्टूडियो, मैंने कल भी बताया था कि स्टूडियो बहुत दूर है घर से, वहां जाने आने में हर जगह पे चौराहे के ऊपर पुलिस वाले खड़े, और इतनी मतलब गरीब दिमाग वाले हैं कि वो जगह जगह पे रोक करके पूछ रहे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपको आदेश नहीं है, क्लासे बंद है, फिर क्लासे क्यों ले रहे हो। बड़ी मुश्किल से समझा करके इधर उधर कॉल वॉल करवा करके बहस करके मुझे यहाँ आना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि 2100 प्रश्न नहीं होंगे तब तक मैं नहीं रुकूंगा, मतलब नहीं रुकूंगा। हर परिस्थिति में मैं 2100 प्रश्न तो करवा के रहूंगा दोस्तों, और 2100 प्रश्नों का सफर अपना कल जो है ना पूरा हो जाएगा दोस्तों। आइए अपन आज बढ़िया बढ़िया प्रश्न से शुरुआत करते हैं, और ये रही अपनी 43वीं क्लास आज की। ये रहा आपका पहला प्रश्न आज का 2001 का प्रश्न क्या कहता है आपको। 2001 वाला प्रश्न कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया कह रहा है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती हैं, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती हैं, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यताओं को विकसित करती हैं, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती हैं। ये कह रहा है कि भाई सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या अपना दायित्व निभाती है, क्या अपना रोल निभाती है दोस्तों। तो ये कह रहा है भाई बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बिल्कुल सही है, यदि आप बच्चों को समय पर मोटिवेशन मिलेगा, समय पर यदि बालकों को अभिप्रेरणा मिलेगी, तो जायज सी बात है सीखने के प्रति उनकी रुचि का विकास होगा, इनके इंटरेस्ट का विकास होगा, नो डाउट। ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही बात होगी। बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। देखो ये भी कहीं ना कहीं बात तो है दोस्तों, स्मरण शक्ति को क्या करती है दोस्तों, मजबूत करती है। क्योंकि यदि आपको कोई चीज, आपने किसी चीज को बच्चों से पूछा, बच्चे ने तुरंत उत्तर दिया, आपने बच्चे को अभिप्रेरणा दी, मोटिवेशन दिया, तो उस समय जो माहौल बनेगा, उस समय जो आप क्रिया करोगे, वह वाली चीज बच्चे के मस्तिष्क में, स्मरण में लंबे समय तक बनी रहेगी। यह भी बिल्कुल सही है। बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। बच्चे को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, यह तो नहीं दोस्तों, एक दिशा में तो नहीं हो सकती। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, यह भी नहीं करती। 2 सही और 2 गलत हो गए, मतलब इन सही में से एक को अपन को और गलत करना पड़ेगा। बच्चों को सीखने
के प्रति रुचि का विकास करता है, नो डाउट, ये तो 100% सही है। स्मरण शक्ति को मजबूत करता है, ये थोड़ा कम सही है, इसको काट देते हैं, क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां बनती है तब अब उनको ऑप्शन काटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बहुत बार बनेगी। जब ये दोनों पूरे के पूरे गलत है, ये दोनों सही जा रहे हैं, तो फिर इन दोनों में से वेटेज देखना पड़ेगा। अभी प्रेरणा से इंटरेस्ट तो पैदा होगा, क्योंकि आपको रुचि पैदा करने के लिए ही बालकों को मोटिवेट किया जाता है, आप जानते हो, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा दोस्तों, क्या निकल जाएगा, ए वाला जो होगा बिल्कुल सही उत्तर निकल जाएगा। ये लीजिए आज का दूसरा प्रश्न। इकाई किसी समस्या या योजना के संबंध में जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती हैं। इकाई विधि का यह कथन है। देखो, इकाई विधि जो किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, मॉरिसन के द्वारा दी गई थी। मैंने कितनी बार आपको इसके बारे में बता दिया है भाई, इकाई विधि जो दी गई थी वो मॉरिसन के द्वारा दी गई थी दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना भाई, इकाई विधि भले ही मॉरिसन के द्वारा दी गई है, लेकिन ये इकाई शब्द जो दिया गया था वह इकाई शब्द दिया गया है दोस्तों हर्बर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, इकाई शब्द हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। और इकाई विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था दोस्तों, मॉरिसन ने किया था। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको, इकाई विधि के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने की क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि के संदर्भ में यह कथन यानी कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, यह आपसे पूछना चाह रहा है। ये प्रश्न क्या है, इकाई किसी समस्या या योजना के संबंध में जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता को प्रकट करती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, मॉरिसन, हेनरी हेरा, थॉमस एम रिस्क या हार्बर्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्रश्न आएगा। मैं इकाई की परिभाषा दे रखी तो हम ये सोचेंगे भाई इकाई जो है ना मॉरिसन ने दे रखी, तो बात भी मॉरिसन ने की होगी और मॉरिसन को सही कर देंगे। और आपकी सुविधा के लिए एग्जामिनर ने ऑप्शन भी कितने नंबर पर दे देगा, पहले नंबर पर दे देगा, क्योंकि वो चाहता ही है कि आप क्या कर दो, गलत कर दो। लेकिन मॉरिसन सही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो सही होगा वो होगा आपका थॉमस एम रिस्क। ये जो परिभाषा दी गई है दोस्तों किसके द्वारा दी गई है, थॉमस एम रिस्क के द्वारा दी गई है कि इकाई किसी समस्या या योजना के संबंध जोड़ने की क्रियाओं की समग्रता का प्रकट करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो थॉमस एम रिस्क के द्वारा दी गई थी, मॉरिसन के द्वारा नहीं दी गई है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की प्रेरक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम करती हैं। इच्छाएं बहुत है लेकिन पढ़ना नहीं है ना, क्योंकि अपना रूल्स है कि पहले क्लास के अंदर भी मैंने कमेंट नहीं पढ़े थे और आखिरी क्लास में भी नहीं पढ़ूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की प्रेरक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम है। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो छात्रों की कौन सी क्षमता बढ़ाने में दोस्तों, प्रेरक क्षमता बढ़ाने में सहायक है भाई। कृत्रिम विधि, कार्य अनुभव विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि। प्रेरक क्या होता है पहले इसको देखिए। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को प्रेरक क्षमताओं को बढ़ाने में, जहां पे छात्रों को प्रेरणा मिले, जहां पे छात्र आगे बढ़ने के लिए अपने आप उद्देशित हो जाएं, ये कौन सी विधि के अंतर्गत संभव है। कृत्रिम विधि, कार्य अनुभव विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि। दोस्तों प्रेरक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया विधि कार्य अनुभव विधि, जहां बालक स्वयं कार्य करते करते जब अनुभव सीखेंगे तो प्रेरक क्षमताओं में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। किताबों में इसका सही उत्तर दे रखा है दोस्तों प्रदर्शन विधि, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका कार्य अनुभव विधि। देखिए केस स्टडी विधि का दोष यह है कि सामान्यकरण प्रदान नहीं करती, निष्कर्ष प्रदान नहीं करती, वर्गीकरण प्रदान नहीं करती या आत्मसातकरण नहीं करती। ये केस स्टडी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, जीवन इतिहास के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। जो आप विद्यालय के अंदर ऐसे बालकों के बारे में पता लगाना चाहते हो जो कठिनाई में है या कोई समस्यात्मक बालक है, उनकी समस्या के मूल कारणों को जानने के लिए आप क्या करते हो, केस स्टडी करते हो। वो केस स्टडी विधि का सबसे प्रमुख दोष क्या है इसमें, ये सामान्यकरण नहीं कर पाती या निष्कर्ष नहीं निकाल पाता या वर्गीकरण या आत्मसात। देखो निष्कर्ष तो निकाल पाता है, ये तो बिल्कुल सही है, और वर्गीकरण भी कर पाता है, ये तो बिल्कुल सही है। अब सामान्य और आत्मसातकरण में आपको देखना है। देखो आत्मसातकरण तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आप केस स्टडी करने के लिए जाओगे, परिवार वालों से भी पूछोगे, उनके आस पड़ोस से भी पूछोगे, उनकी व्यक्तिगत रुचि इंटरेस्ट के बारे में भी जानोगे, तो ये विषय आपके साथ में आत्मसात तो करेगी, नो डाउट है। तो इसका मतलब काटने के हिसाब से देखें तो सामान्यकरण नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। केस स्टडी विधि का यह दोष है कि वह सामान्यकरण नहीं कर पाती। सामान्यकरण करने का मतलब आप जान सब कुछ लेते हो, लेकिन फिर भी आपको वास्तविकता का कहीं ना कहीं पता नहीं चल पाता। रीजन है ना, मेन रीजन तक नहीं पहुंच पाते, उनका बदलाव करके उस स्थिति तक नहीं ले जा पाते, इनमें बहुत कुछ समय लग जाता है दोस्तों। तो ये निष्कर्ष तक तो पहुंच जाती है लेकिन उसका सामान्यकरण नहीं कर पाती है। यहां पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए वाला जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, शब्द
विचार मंथन सबसे पहले इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये कह रहा है कि शब्द विचार मंथन सबसे पहले किसके द्वारा, शब्द में विचार का मंथन सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया? ब्रूनर, कोल्डवेल, कुक, जॉनसन या वॉशबर्न? तो दोस्तों ये तो बताना पड़ेगा मुझे, वॉशबर्न जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि शब्द विचार मंथन सबसे पहले इनके द्वारा दिया गया, तो वॉशबर्न के द्वारा दिया गया। ए जो होगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इससे बहुत नॉर्मल प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लीजिए, शिक्षण विधि जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने में उपयुक्त है। ये कह रहा है इसमें से कौन सी शिक्षण विधि है जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने में उपयोगी है? विचार मंथन विधि, गतिविधि, व्याख्यान या ऐतिहासिक विधि? बात किसकी कर रहा है दोस्तों? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की, कि लोकतंत्र के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, इस चीज को जानने के लिए कौन सी विधि यहाँ पे उपयुक्त रह सकती है। सबसे पहले बात कर रहा है दोस्तों ऐतिहासिक विधि, इसको तो काट दो, ये तो सही हो नहीं सकता। व्याख्यान विधि की कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती है और गतिविधि भी नहीं हो सकती। विचार मंथन विधि भी हो सकती है। दो विधियां यहाँ पे काम करेगी, एक तो व्याख्यान विधि और दूसरी कौन सी करेगी? आपकी विचार मंथन विधि काम करेगी। तो शिक्षण विधि जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को विकसित करने में उपयुक्त है वह विधि कौन सी रहेगी? तो दोस्तों वह विधि रहेगी आपके लिए विचार मंथन विधि सबसे बेहतर रहेगी, क्योंकि व्याख्यान विधि में अध्यापक बोलेगा, विचार मंथन में सारे बच्चे मिलकर के एक साथ में विचार करेंगे। विचार करना और मंथन करने के द्वारा आप लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए उपयोगी है। लोकतंत्र के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, इस चीज को यदि आपको बनना है तो सबसे बढ़िया विधि रहेगी आपकी विचार मंथन विधि, है ना। इसके ऊपर सोच समझ करके, मंथन करके, इस चर्चा करते हुए अपने दृष्टिकोण को विकसित करना। यहां पे भी जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए, गणित की एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है क्योंकि वह वन मैन शो? बहुत प्रश्न है, एमपी टेट का प्रश्न है दोस्तों, एमपी टेट में आया हुआ ये प्रश्न है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा था, ये कुछ नया है। गणित की एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है क्योंकि वह वन मैन शो का रूप लेती है? इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो गणित शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि उसमें वन मैन शो का रूप लेती है? मतलब एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है, वन मैन शो, है ना, अकेला आदमी क्या करता है? सब कुछ करता है। तो ये कौन सी विधि होगी दोस्तों? तो ये कह रहा है यहाँ पे व्याख्यान विधि, अनुमान विधि, परियोजना विधि या प्रयोगशाला विधि। देखिए, प्रयोगशाला विधि कभी भी वन मैन शो नहीं हो सकती, उसमें एक ही विषय से जुड़े हुए कई से अधिक बालक भी होते हैं और अध्यापक भी होते हैं। यहाँ पे तो वन मैन शो की बात ही नहीं होती। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि के अंदर भी वन मैन शो की कोई बात नहीं होती। प्रोजेक्ट बहुत सारे बच्चों को दिया जाता है, अध्यापक और बालक दोनों साथ मिलकर के करते हैं। अनुमान विधि नहीं। यहाँ पे है दोस्तों व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि गणित के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें वन मैन शो, अध्यापक ही सब कुछ करता है, बालक इसमें निष्क्रिय बैठे रहते हैं। जो भी करता है, जो भी काम करना है वो कौन करेगा? अध्यापक स्वयं करेगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका व्याख्यान विधि। यहाँ पे भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए, जो वन मैन शो का काम करती है वो कौन सी विधि करती है दोस्तों? व्याख्यान विधि का काम करती है। देखिए कितना बढ़िया शब्द डाला है एग्जाम वालों ने, कुछ भी डाला जा सकता है, किसी भी तरीके का प्रश्न बना करके आपको पूछा जा सकता है, नजरअंदाज किसी को भी आपको नहीं करना है दोस्तों। ये लीजिए, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चों को प्रवेश कराने की एक सकारात्मक शिक्षण विधि जैसे कि खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आदि निम्न है। ये कह रहा है भाई इसमें जो ये दिए जा रहे हैं भाई, एक मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चों को प्रवेश कराने के लिए, मतलब क्या किया जा रहा है कि मनोरंजन के साथ में बालकों को बताया नहीं जा रहा है कि ये विज्ञान की चीज है, बालकों को केवल और केवल वो चीज मनोरंजन के रूप में दी जा रही है और मनोरंजन के रूप में देख करके बालकों को इस तरीके से अभिप्रेरित किया जा रहा है कि वो किसकी ओर मुड़ जाएं, धीरे धीरे विज्ञान की तरफ खींचे चले आए, धीरे धीरे विज्ञान की तरफ आ जाएं। तो ये जैसे है कि मान लीजिए कि रचनात्मक शिक्षण विधि, रचनात्मक के द्वारा शिक्षण विधि, जैसे खगोल विज्ञान हो गई, जीव विज्ञान हो गई, भौतिक विज्ञान हो गई, ना पृथ्वी विज्ञान हो गई आदि को एक मनोरंजन की तरीके से पढ़ाया जा रहा है और रचनात्मक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें से क्या किया जा रहा है भाई? विज्ञान प्रदर्शनियां, देखो विज्ञान प्रदर्शनियां, विज्ञान खेल, विज्ञान मेले या विज्ञान गीत। देखिए मनोरंजन की बात करें तो विज्ञान प्रदर्शनी नहीं हो सकती दोस्तों, विज्ञान खेल की यहाँ संभावनाएं बनती है, विज्ञान मेला भी यहाँ नहीं लग रहा है क्योंकि मनोविज्ञान मेला कब लगता है? जब आप विज्ञान के बारे में जानने लग जाओ। ये कह रहा है कि अभी तक आपको विज्ञान के अंदर प्रवेश करवाना है, तो ये कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है दोस्तों। देखो विज्ञान खेल और विज्ञान गीत,
विज्ञान के खेल प्राथमिक स्तर के बच्चे नहीं खेल सकते, क्योंकि ये क्या रहा है, देखो मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चों को प्रवेश कराने की एक रचनात्मक विधि। जब बच्चों को विज्ञान के अंदर प्रवेश करवाना है, मतलब अभी तक बच्चा प्राथमिक स्तर पर है, विज्ञान के प्रति उनका इंटरेस्ट पैदा करना है, तो दोस्तों वहां पे विज्ञान खेल से ज्यादा बेटर रहेगा विज्ञान के गीत। ये खगोल पर आधारित, आपने देखी होगी ना, तारे चांद लगे हुए होते हैं और वैसे कविताएं बनकर के आ जाती हैं, पर्यावरण के रूप में कविताएं बनकर के आ जाती है, भौतिक विज्ञान की कविताएं बनकर के आ जाती हैं। तो ये जो विज्ञान के अंदर है ना, विज्ञान गीत इसके लिए उपयोगी है दोस्तों। ये कह निम्न में से आदि निम्न है, तो ये सारा का सारा विज्ञान गीत है जो रचनात्मक रूप में आपको खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आदि को मनोरंजन की तरीके से पढ़ा करके विज्ञान के अंदर एंटर किया जा रहा है, विज्ञान के अंदर आने के लिए आपको अभिप्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, विज्ञान गीत जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विज्ञान गीत जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, कौन सा अधिगम अंत विषय है और सक्रिय छात्र निर्देशित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए प्रमाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है। ये कह रहा भाई ऐसा कौन सा अधिगम है जो अंत विषय है, जो विषय अंत विषय मतलब विषय के अंतर्गत है, जो और सक्रिय छात्र निर्देशित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात जो बालक को निर्देश दिए गए हैं अधिगम के लिए उसके ऊपर बालक का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें छात्रों को सीखने के लिए प्रमाणिक और वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है। मतलब इस चीज को सीखने के लिए बालक को कल्पना से निकाल करके वास्तविक परिचय कराया जाता है। यह कार्य किसके अंतर्गत होता है दोस्तों, प्रायोगिक पाठ्यक्रम आधारित, परियोजना आधारित या रटन अधिगम तो किया जाता है। देखो ये रटन अधिगम तो नहीं हो सकता और पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं, प्रायोगिक और परियोजना पर आधारित दो चीजों में से हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि जिसमें छात्रों को सीखने के लिए प्रमाणित वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है, प्रमाणिक और वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है प्रायोगिक कार्य में या परियोजना पर आधारित। दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे देखो प्रायोगिक क्या होता है, प्रयोग करने के लिए आपको किसी एक विशेष स्थान की जरूरत होती है। यहाँ वास्तविक दुनिया के संदर्भ में नहीं ले जाया जाता है, आपको प्रयोगशाला के अंतर्गत रखा जाता है जहाँ अध्यापक होता है जिसके अंडर में सारा का सारा काम होता है। लेकिन परियोजना पर आधारित कार्य ऐसे होते हैं कि जो बालक को दे दिया जाता है, बालक अपने आधार पर वास्तविक दुनिया के संदर्भ में उसको उल्लेख करता है, उसके सबूतों को ढूंढता है, साक्ष्य प्राप्त करता है और अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो प्रायोगिक से भी बेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, परियोजना पर आधारित। यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, सी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका 100% सही निकल जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, वह रणनीति क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है वह रणनीति जो छात्र ज्ञान को बढ़ाती है और उन्हें सहयोग, संचार और स्वतंत्र अधिगम कौशल प्राप्त करने और आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती हैं। लिखित समूह निर्देशन पद्धति, परियोजना पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या प्रमाणीकरण पद्धति। अब ये क्या कह रहा है, देखिए वह रणनीति जो छात्र के ज्ञान को बढ़ाती है और उन्हें सहयोग, संचार और स्वतंत्र अधिगम कौशल प्राप्त करने और आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है। भाई ऐसा कौन सा है जो छात्र को पढ़ाती भी है, छात्र को ज्ञान को भी बढ़ाती है और साथ साथ में वो क्या करती हैं, सहयोग, संचार और स्वतंत्र अधिगम कौशल प्राप्त करने, सहयोग की भावना, संचार की भावना, साथ में स्वतंत्र अधिगम को विकसित करने तथा आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है, जिसमें बालक आजीवन सीखता रहता है। ऐसा काम किस में होता है दोस्तों, लिखित समूह निर्देशन पद्धति, परियोजना पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या प्रमाणीकरण पद्धति। दोस्तों ये इसके लिए बनाती है, आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है, वह बनाती है। देखो लिखित समूहनिर्देशन नहीं होगा, प्रमाणीकरण पद्धति नहीं होगा, यहाँ पे परियोजना पद्धति या प्रयोगात्मक पद्धति में से एक आंसर क्या होगा आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये कह रहा है वह रणनीति जो छात्र के ज्ञान को बढ़ाती है और उन्हें सहयोग, संचार और स्वतंत्र अधिगम कौशल प्राप्त करने और आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है, जिसमें बालक आजीवन तक अधिगम कर सकता है, आजीवन अधिगम अपने हिसाब से सीख सकता है। ये किसके द्वारा सीख सकता है दोस्तों, प्रयोगात्मक पद्धति या परियोजना पद्धति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगात्मक पद्धति, क्योंकि हर चीज में बालक आजीवन के लिए ज्ञान को भी बढ़ाएगी ये और आजीवन आपके ज्ञान को केंद्रित करने के लिए भी क्या करेगी, प्रयोग सबसे बढ़िया है। किसी भी चीज में यदि आप उलझते हो कि सत्य है या सत्य नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका क्या कर लो, प्रयोग कर करके उसको देख लो, प्रयोग करके उसको समझ लो। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा आपका सी वाला जो उत्तर होगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ये कह रहा है भाई इसमें से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में, आप प्राइमरी लेवल पे पर्यावरण अध्ययन का क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, प्राइमरी लेवल का आप आकलन कर रहे हो, तो उस आकलन में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। इनमें से कौन सा संकेत होगा जो प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता या सहयोग। देखो आप पर्यावरण का क्या ले रहे हो दोस्तों, अवलोकन कर रहे हो। पर्यावरण की क्या कर रहे हो दोस्तों, जांच कर रहे हो। तो ये पर्यावरण का यदि आप अवलोकन कर रहे हो तो स्मरण की जांच करोगे, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न पूछना भी प्राथमिक लेवल पर सही है। सहयोग भी बिल्कुल सही है कि आपको मदद भी बालकों की करनी पड़ सकती है, लेकिन प्राइमरी स्तर पर यह काम नहीं हो सकता। न्याय और समानता के प्रति चिंता, न्याय और समानता के प्रति किसी भी प्रकार की चिंता बालक नहीं करते। इस प्रकार की यदि आपको बालक की कह रहा कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है, न्याय और समानता के प्रति चिंता। प्राइमरी वाला बच्चा क्या न्याय और समानता के प्रति चिंता करेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं करता। आप और हम नहीं करते समानता के प्रति चिंता, तो वो कौन सा करते हैं, करते हैं क्या, कभी नहीं करते। अभी देख लो ना, वर्तमान में जो ये लॉकडाउन चल रहा है, परिस्थितियां चल रही है, आपको पता है ना, बड़े बड़े अभी तक बंगाल के अंदर क्या चल रही है दोस्तों, रैली चल रही है, अभी तक चुनाव की सभाएं चल रही है। लेकिन यहाँ पे आम जन को क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बेचारे दुकान वाले जिनके 2 से 4 कस्टमर दिन के पूरे नहीं आते, उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है ना। तो न्याय और समानता की बात अपन इतने बड़े होकर के भी नहीं करते, क्योंकि हम विरोध करना ही नहीं चाहते। गलत क्या है, कुछ कहना भी नहीं चाहते दोस्तों, है ना। इसलिए न्याय और समानता के प्रति चिंता हम लोग नहीं करते, तो प्राइमरी क्लास वाले बच्चे कैसे कर लेंगे दोस्तों। जीवन में याद रखना दोस्तों, जो भारत में रह करके, जो अपने देश में, राष्ट्र में लेकर के अपने न्याय और समानता के प्रति चिंता नहीं करते ना, वो जीवित अवस्था में भी मुर्दा अवस्था में है दोस्तों, वो जीवित होकर भी मरे हुए हैं दोस्तों। न्याय और समानता आपका अधिकार है, समानता का अधिकार आपको मिला हुआ है। इसके लिए आपको हर समय पर क्या उठानी चाहिए दोस्तों, आवाज उठानी चाहिए। हर समय के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए ना, पूरे मार्केट, जैसे मैं उदयपुर की बात करूं ना, अभी जैसे मैं हाल ही में बात करूं ना, अभी उदयपुर के अंदर देखना, एक एरिया के अंदर जाकर जो पुलिस लाइन कहलाती है हमारे उदयपुर के अंतर्गत, जो एक एरिया है जहां पे पुलिस वालों का क्या होता है, रहने का क्वार्टर वगैरह बने हुए, पुलिस लाइन बनी हुई है। पूरे उदयपुर के अंदर सारे नाश्ता सेंटर्स प्रॉपर रूप से बंद हैं, चाय वाले सब कुछ बंद है। लेकिन एकमात्र वो जगह ऐसी है जहां पे तीनों के तीनों नाश्ता सेंटर खुले हुए, चाय वाले खुले हुए, धमाके से नाश्ता बना करके बेच रहे। क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास में क्या होगी, बहुत सारे पुलिस वाले रहते होंगे, उनके साथ में हल्की फुल्की उनकी जान पहचान होगी, तो निडरता है उनके अंदर कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कि बंद कराने वाले कौन है, पुलिस वाले तो बंद कराने वाले ना। जब वो खुद वहां पे नाश्ता करेंगे तो आपका बंद कौन करवाएंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं, खुल करके बैठे। बाकी पूरे उदयपुर में क्या है, बंद है। तो ये समानता की चिंता तो हम लोग भी नहीं कर रहे ना, तो फिर वो कहां से कर लेंगे दोस्तों। तो प्राइमरी लेवल की ये बात कर रहे हैं, तो न्याय और समानता के प्रति चिंता, सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। यहां पे खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है। ये कह रहा है भाई खेल जो है वो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है, खेल एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है बालकों को पढ़ाने में, बालकों को खिलाने में, बालकों को सिखाने में, या बालकों का ध्यान बांटने में। खेल एक प्रकार की क्रिया है। कोल्डवेल कुक जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था किसके ऊपर दिया था, खेल के द्वारा। उन्होंने कहा था कि खेल खेल से यदि बालकों को सिखाओगे तो बहुत अच्छे बालक सीखेंगे। तो खेल विधि के ऊपर सबसे ज्यादा बल देने वाले वही थे। उन्होंने ये बताया था कि खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है। खेल का उपयोग किसमें किया जाता है, बालकों को पढ़ाने में हाँ किया जाता है, खिलाने में नहीं, सिखाने में हाँ, बालकों का ध्यान बांटने में नहीं। ये 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे, बोलो बालकों को सिखाने में या बालकों को पढ़ाने में। अब आप लोग यदि बालकों को पढ़ाने में सही कर रहे हो ना, तो आप फिर से गलती कर रहे हो। यहाँ पे जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया। यहाँ पे जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, बालकों को सिखाने में। दोस्तों ये कह रहे हैं खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है बालकों को सिखाने में, उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पढ़ाना अलग चीज है, सिखाना अलग चीज है। खेल के माध्यम से अधिगम होता है, शिक्षा नहीं। पढ़ाई जो हो रही है ना, उससे भी क्या हो रहा है, बालकों का अधिगम हो रहा है। ये पढ़ाना इसके अंदर समाहित है, ये अलग रूप नहीं। सीखना बहुत बड़ी प्रक्रिया है, सीखना के अंदर ही पढ़ना आता है दोस्तों। तो ये ए वाला सी के अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहाँ पे भी जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज क्या बात है, ए और सी सही आंसर हो रहे सारे। लीजिए भाई, बहुत बढ़िया परिभाषा है ये कि मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था। ये कह रहा है भाई अन्वेषण विधि का प्रयोग किसने किया था, है ना। ये कह रहा है कि मौलिक और जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु, किसके लिए भी, मौलिक और जैविक पर्यावरण के अध्ययन हेतु सबसे पहले अन्वेषण विधि का, अन्वेषण का मतलब खोज विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक या प्रोफेसर स्टीवेंसन। तो ये मैंने पहले आपको बताया था, खोज वही करता है जिनकी आर्म मजबूत हो, है ना, जिनके शरीर के अंदर है ना बाहें मजबूत होनी चाहिए, हाथ जिनके मजबूत होंगे वही खोज करेंगे।
तो ये कह रहा है ये आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एग्जाम्पल है याद रखने के लिए। तो अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो अन्वेषण विधि का सर्वप्रथम उपयोग किया था दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इसीलिए खोज विधि के प्रवर्तक भी किसको माना गया है दोस्तों, आर्मस्ट्रॉन्ग को माना गया है। यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी जो होगा, बिल्कुल यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। सामाजिक कृत अभिव्यक्ति, सामाजिक कृत अभिव्यक्ति, सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है, यह कथन है। दोस्तों कल की क्लास में या परसों की क्लास में अपन ने इसके ऊपर चर्चा भी किया था कि सामाजिक कृत अभिव्यक्ति विधि को सामाजिक विचार विमर्श विधि भी कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे आ गई भी सामाजिक कृत अभिव्यक्ति विधि को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है। यह बात इनमें से किसके द्वारा बताई गई है, क्लार्क व स्टार के द्वारा, बाइनिंग एवं बाइनिंग के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, या उमेश चंद्र उदासिया के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह भी आपका क्या हो जाएगा, बी। ये जो बात जिसके द्वारा बताई गई ना, सामाजिक कृत अभिव्यक्ति सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना ज्यादा बेहतर होगा, यह बात किसने की थी, तो बाइनिंग एवं बाइनिंग के द्वारा किया गया। यह कथन किसका है दोस्तों, बाइनिंग एवं बाइनिंग का यह कथन है। ये लीजिए, दो या दो से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, उसे निम्न में से क्या कहा जाएगा। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो या दो से अधिक लोग साथ में कुछ सीखते हैं या सीखने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे। दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर के कुछ सीख रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे। क्या अवलोकन द्वारा अधिगम कर रहे हैं, वो क्रियामूलक द्वारा अधिगम कर रहे हैं, सामूहिक अधिगम कर रहे हैं, या दलीय शिक्षण कर रहे हैं। 99% का आंसर जा रहा होगा दलीय शिक्षण। अरे दोस्तों पहले सीखिए, प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझिए। प्रश्न नहीं समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। प्रश्न कह रहा है दो या दो से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सिखा नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं दोस्तों। दलीय शिक्षण में सिखाया जाता है, सीखा नहीं जाता है, क्योंकि दलीय शिक्षण अध्यापकों के द्वारा कराया जाता है। तो ये बात सीखने की कर रहा है दोस्तों। तो ये दलीय शिक्षण को तो मैं पहले नंबर पर काट रहा हूं कि दलीय शिक्षण इसका आंसर नहीं होगा। अवलोकन भी नहीं होगा दोस्तों, क्रियामूलक अधिगम भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका सामूहिक अधिगम, क्योंकि ये कह रहा है दो या दो से अधिक लोग सीखते हैं या सीखने का प्रयास करें। इसका मतलब ये नहीं वो अवलोकन कर रहे हैं दोस्तों, कोई अवलोकन नहीं करें। क्रियामूलक अधिगम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सामूहिक अधिगम। जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर के कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सामूहिक अधिगम। अर्थात एक साथ मिलकर के अधिगम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर के सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इनमें से किसमें निरीक्षण शक्ति का विकास अधिक होगा। गृह कार्य, प्रायोगिक कार्य, कहानी विधि या उपयुक्त सभी। देखियो कहानी विधि के अंदर कोई निरीक्षण नहीं किया जाता। कहानी विधि एक थ्योरिकल मैटर है जिसको आराम से सुन करके या बोल करके व्याख्यान के द्वारा या किसी भी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। गृह कार्य में भी कोई निरीक्षण नहीं होता। निरीक्षण बालक करते हैं प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत। जब प्रयोग करने के लिए जाते हैं तो एक निश्चित अवस्था होती है दोस्तों प्रयोग करने की, निश्चित विषय वस्तु के ऊपर किया जाता है। तो वहां पर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है। वहां पर बालक निरीक्षण करता है कि ये चीज कहाँ है, कहाँ प्रयोग आएगी, इसका उपयोग कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ये सारा चिंतन मनन जो होता है वो प्रयोगशाला के अंतर्गत होता है। तो ये कह रहा है किस विधि में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत निरीक्षण शक्ति का विकास सर्वाधिक होता है। यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ये कह रहा है भाई पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब क्या होगा दोस्तों, पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए उनसे रिलेटेड जो भी क्रियाएं करवाई जाएगी उसे हम क्या कह देंगे, पाठ्य सहगामी क्रिया कह देंगे। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ये प्रश्न पूछ रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती है दोस्तों। विज्ञान मेले का आयोजन करना, प्रोजेक्ट कार्य, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन या उपयुक्त सभी। देखिए विज्ञान मेले का आयोजन करना भी पर्यावरण का एक भाग है, क्योंकि आपको पता है कि कल परसों मैंने आप बात की सामाजिक विज्ञान को एक छोटे रूप में, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को मिला करके छोटे रूप में एक विषय को तैयार कर दिया जिसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, पर्यावरण रख दिया दोस्तों। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मिला हुआ रूप है।
तो देखो विज्ञान मेले का आयोजन करना भी बिल्कुल एक प्रकार से सहगामी क्रिया होगी, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट कार्य भी एक प्रकार से क्या है, सहगामी क्रिया। प्रोजेक्ट कार्य वही है जो कार्य विद्यालय में नहीं कराया जा सकता वो बालकों को दे दिया जाता है कि वो आराम से सीख लें। ये प्रोजेक्ट कार्य की एक खास बात भी है दोस्तों। ऐसी विषय वस्तु जो बालक विद्यालय में आपके यथक प्रयास के बाद में भी नहीं सीख पा रहा है ना, तो उसको प्रोजेक्ट कार्य दे दो, वो उस कार्य को आराम से सीख लेगा। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, बिल्कुल आप अलग अलग एरियो में विषय के अनुसार बाल को घुमाने के लिए लेकर के जा रहे हो। पर्यावरण तो पूरा का पूरा क्षेत्र भ्रमण के ऊपर ही निर्भर करता है। यह भी क्या कहलाएगी, उसकी सहगामी क्रिया कहलाएगी। तो मोटे तौर पर देखें तो ये तीनों के तीनों आंसर क्या हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो अपन सही करेंगे वो किसको सही कर देंगे, अपन उपयुक्त सभी को क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे सही कर देंगे। डी वाला जो होगा अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घबराना मत ना, अब तो मंजिल के पास आ गए हम लोग। पर्यावरण विषय की शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण विषय की शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक कार्य, प्रयोगशाला विधि या प्रायोगिक विधि। देखिए इनको केवल नाम दे दिए कि पर्यावरण विषय की शिक्षा प्रणाली को यदि आपको प्रभावशाली बनाना है, पर्यावरण शिक्षण को यदि आपको प्रभावशाली बनाना है तो निम्न में से किसका योगदान इसमें सबसे अधिक रहेगा, किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ये कह रहा है प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक कार्य, प्रयोगशाला विधि या प्रायोगिक कार्य। देखिए प्रयोग दर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रायोगिक विधि, ये विधि अपनी जगह पे सही है, लेकिन यदि प्रभावशाली यदि बनाना है तो अधिक से अधिक आपको करवाने पड़ेंगे बालकों से प्रयोगात्मक कार्य, जिसमें बालक अधिक से अधिक उस चीज का क्या करे दोस्तों, प्रयोग करें। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक कार्य। यदि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो बालकों को अधिक से अधिक क्या करवाना चाहिए, आपको प्रयोगात्मक कार्य करवाना चाहिए। इसको क्या कर दो दोस्तों अलग। देखो कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है ना तो ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन सबसे अलग निकल रहा होगा ना उसके सही होने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि तीन ऑप्शन देखिए, इसमें भी विधि लग रही है, इसमें भी विधि लग रही है, इसमें भी विधि, लेकिन इसमें कार्य दे रखा है। जब तीनों चीजें एक जैसी और एक अलग दे रखा है ना तो उसके सही होने के चांस दूसरे ऑप्शन की बजाय थोड़े क्या हो जाते हैं दोस्तों, अधिक हो जाते हैं। तो ऑप्शन काटने में एक नियम ये और ऐड कर देना। मैंने कितने ही नियम आपको बता दिए होंगे ऑप्शन काटने के, छोटे छोटे नियम आपने सीख भी लिए होंगे साथ साथ में, उसमें एक नियम ये भी ऐड कर देना कि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयोगात्मक कार्य हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विधि की विशेषता नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रयोगात्मक परियोजना विधि के नहीं है। वही परियोजना विधि जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, योजना विधि, प्रोजेक्ट योजना विधि कहते हैं, जो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विधि की विशेषता नहीं है। प्रयोजनशीलता, क्रियाशीलता, उपयोगिता या संवेगात्मकता। देखिए प्रयोजनशीलता तो होती है, बिना प्रयोजन के कभी भी आपको परियोजना कार्य नहीं दिया जाता, ये तो बिल्कुल सही है। क्रियाशीलता भी होती है क्योंकि परियोजना कार्य आपको मिला है, योजना कार्य आपको मिला है तो सर्वाधिक क्रिया भी इसके अंतर्गत होगी, बालक घर पे जाकर के क्रिया के द्वारा उसको पूरा करेगा, ये भी सही है। उपयोगिता भी सही है दोस्तों, क्योंकि योजना कार्य आपको क्या दिया, उपयोग के आधार पर कि जो योजना कार्य आपको दिया है उसका कुछ न कुछ शिक्षण के अंतर्गत क्या है, व्यवहारिक रूप से या अव्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं तो उसका क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग है। संवेगात्मकता इसमें बिल्कुल नहीं होती, संवेग का इसमें कोई रोल नहीं है दोस्तों। योजना कार्य मिला है आपको आराम से घर पे जाकर के करना है ना, संवेग के आधार पर, भावनाओं के आधार पर यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं की जाती है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विधि की विशेषता नहीं है, तो संवेगात्मकता परियोजना विधि की विशेषता नहीं होगी। यहां जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ आज मेरी थोड़ी आवाज ठीक लग रही है, मुझे भी है ना, हाँ थोड़ी सी अच्छी हो गई होगी। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। ये कह रहा है इसमें से कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि भी मानी जाती है और व्याकरण शिक्षण की परंपरागत विधि भी मानी जाती है। आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक विधि को काटो, ये प्राचीन विधि नहीं है दोस्तों। भाषा संसर्ग विधि भी व्याकरण शिक्षण की, क्योंकि इसमें तो व्याकरण का केवल व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। आगमन और निगमन की यदि बात करें दोस्तों तो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत विधि कौन सी है आपकी, निगमन विधि भी है दोस्तों, क्योंकि इस निगमन विधि के अंदर ही अंतर्गत भी एक सूत्र विधि का रूप है दोस्तों। सूत्र विधि को क्या किया जाता है, याद करके सवालों को सही करना। यह संस्कृत की बहुत पुरानी विधि है दोस्तों। संस्कृत के कई नियम जो है
ना सूत्रों के अंदर बंधे हुए हैं, जहाँ पे सूत्रों को याद करके सूत्रों के आधार पर बड़े बड़े सवालों को सही किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, निगमन विधि को व्याकरण शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत विधि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी। केवल शिक्षण की परंपरागत विधि को तो व्याख्यान विधि कहा जाता है, लेकिन ये क्या कह रहा है आपको, निगमन विधि। आप व्याकरण शिक्षण की पूछ रहा है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, निगमन विधि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए भाई प्रश्न अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपको, अगला प्रश्न कह रहा है वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है ना। तीन तरह की मैंने योजना बताई थी आपको, इकाई योजना बताई थी, वार्षिक योजना बताई थी, दैनिक पाठ योजना बताई थी। तो ये कह रहा है वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है छात्रों के लिए, अध्यापक के लिए, विद्यालय के लिए, अभिभावक के लिए। सबसे पहले अभिभावक को काटो और दूसरा विद्यालय को काटो, छात्र के लिए या अध्यापक के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इकाई योजना और वार्षिक योजना जो है ना, ये सर्वाधिक उपयोगी किसके लिए है, अध्यापक के लिए है। इनको अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार बनाता है। तो यहां पे भी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है। तो वो प्रमुख रूप से है दोस्तों अध्यापक के लिए उपयोगी है। ये देखिए रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। रचना कार्य जो आप कर रहे हो, रचना में शब्दों को प्रयोग किया जाता है अभिव्यक्ति के रूप में, व्यवस्थित रूप में, अभिव्यंजनात्मक रूप में या भावात्मक रूप में। देखो भावात्मक रूप में, अभिव्यंजनात्मक रूप में या व्यवस्थित रूप में नहीं किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे रचना के अंदर शब्दों को केवल अभिव्यक्ति के रूप में, क्योंकि रचना दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक रचना भी करोगे तो शब्दों की क्या करोगे, अभिव्यक्ति करोगे, लिखित करोगे तो भी शब्दों की क्या करोगे दोस्तों, अभिव्यक्ति करोगे। तो बिल्कुल सही है, रचना में शब्दों का प्रयुक्त किया जाता है तो अभिव्यक्ति के रूप में। यहां जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों हर प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे सकते हो, बढ़िया दे सकते हो सही तरीके से, बस आपको फोकस करना है प्रश्न को समझने में। ये शिक्षण वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक विषय की बात कर रहा हूं। हर विषय में यदि आपने प्रश्न को यदि सही समझ लिया है तो उनके सारे के सारे ऑप्शन आपके अपने आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। यदि आप ऑप्शन को नहीं समझोगे तो किसी भी हालत में आपके प्रश्न को यदि नहीं समझोगे तो ऑप्शन किसी भी हालत में आपके सही नहीं होंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति के रूप में। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है, ये कह रहा है कि भाई गद्य शिक्षण आप जो करवाते हो उसमें सर्वाधिक महत्व किसका है, सस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, आदर्श वाचन का या मौन वाचन का। दोस्तों ये सस्वर वाचन, अनुकरण, आदर्श वाचन अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सही उत्तर जो होगा मौन वाचन का। गद्य शिक्षण क्या होता है, केवल लाइनें लिखी हुई होती है। गद्य शिक्षण को यदि आप सस्वर पढ़ते हो, तेज गति से पढ़ते हो, आदर्श तरीके से पढ़ते हो तो समय अधिक लगेगा और अर्थग्रहण क्या होगा आपका कम होगा। इसीलिए गद्य शिक्षण के लिए सबसे बढ़िया किसको माना गया दोस्तों, मौन वाचन को। क्योंकि कारण क्या है कि मौन वाचन में क्या होता है कि सर्वाधिक अर्थग्रहण इसी के द्वारा किया जा सकता है, सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहण करना है। गद्य शिक्षण क्या होता है कि बड़ा बड़ा होता है, उपन्यास, खंड काव्य, महाकाव्य इतने बड़े बड़े होते हैं। तो मौन वाचन से क्या होता है कि पढ़ने की गति भी अपनी त्वरित रहती है, तो त्वरित गति से उसको अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा जा सकता है। तो ये कह रहा है गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है, तो गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व होता है आपका मौन वाचन का। यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, इसमें से ऐसी कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों। आगमन विधि तो व्याकरण की मुख्य विधि मानी गई है दोस्तों, सूत्र विधि तो व्याकरण की भी आधार विधि है, निगमन विधि भी व्याकरण की विधि है। तीनों कट गए तो सही उत्तर क्या बच जाएगा आपका, प्रयोगशाला विधि। व्याकरण शिक्षण में कोई प्रयोगशाला नहीं होती, भाषा शिक्षण में होती है, ध्यान रखना, भाषा प्रयोगशाला होती है, व्याकरण की कोई प्रयोगशाला नहीं होती। यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये यहां पे हो जाती है आपकी आज की आधी क्लास पूरी। और क्या प्रश्न कह रहा है, अभी पढ़ना लिखना और सुनना संबंधित है। क्या कह रहा है, पढ़ना लिखना और सुनना संबंधित है रसात्मक उद्देश्य से, सृजनात्मक उद्देश्य से, ज्ञानात्मक उद्देश्य से या उपयुक्त सभी। देखिए पढ़ना लिखना और सुनना तीनों की बात कर रहा है, रसात्मक उद्देश्य की बात कर रहे हैं। अब रस को क्या करोगे, रसात्मक उद्देश्य, रस को आप क्या करोगे, पढ़ते हो रस के साथ सुनते भी हो, तो लिखते नहीं हो तो क्या हो, पढ़ते हो सुनते तो हो, ये तो सही है। सृजनात्मक उद्देश्य, सृजन करने के लिए भी पढ़ना लिखना और सुनना जरूरी है। ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें तो पढ़कर भी, लिख करके भी और सुन करके भी क्या करते हो आप, ज्ञान की प्राप्ति करते हो। ये तीनों के तीनों उद्देश्य सही है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी। लिखना पढ़ना और सुनना संबंधित है, तीनों से संबंधित है दोस्तों। डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आपकी आधी क्लास पूरी हो जाती है। देखिए आज का अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न करवाने से पहले पिछले 2 दिनों से मैं कर रहा हूं, आपको पता है कि मैं कभी भी कक्षा लेते समय, इतने समय हो गए 43-44 क्लासें अपनी हो गई, लेकिन कभी भी मैंने किसी भी संदर्भ में कोई किसी प्रकार की फालतू बात आपको नहीं की, टॉपिक से हट करके कभी भी। हमेशा कोई बात की होगी तो वो केवल और केवल आपके फायदे की बात कही होगी, बाकी किसी को लेकर के मैंने चैनल प्रमोट तक की बात भी मैंने आपसे नहीं की है। मैं 2 दिन से एक बात कुछ कहना चाह रहा था, मैं हर बात कहता हूं कि आपको लास्ट में बताऊंगा, क्लास के लास्ट में बताऊंगा, टाइम पूरा हो जाता है मैं आपको कह नहीं पाता हूं। दोस्तों मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि अब जो है ना दोस्तों क्या होगा कि लॉकडाउन की परिस्थिति बहुत भारी हो गई है दोस्तों। धीरे धीरे मैं क्योंकि उदयपुर के अंदर तो वहाँ पे प्रतिदिन केस बहुत अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं, है ना, अधिक से अधिक संख्याओं में केस आ रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्याओं में आने के बाद में यहाँ पे प्रशासन ने थोड़ी मजबूती कर दी है। घर से स्टूडियो तक आने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, कभी कभी बहुत दिक्कत भी हो रही है। ठीक है, आज उलझ गए, रोज उलझ जाते हैं, कभी कभी उनसे बहस भी कर लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, आपके लिए लड़ भी लेता हूँ मैं, उन पुलिस वालों से डर नहीं लगता है मुझे इनसे, क्योंकि अपन सत्य पे चलते हैं। लेकिन रोज रोज से इनको परेशान करना कभी कभी अपने लिए भी क्या बन सकता है, वो गंभीर बन सकता है दोस्तों। दूसरी बात कहें तो कहीं कहीं नियम तोड़ना भी, अपन एक शिक्षित लोग हैं और शिक्षित लोगों का काम है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना, यदि वो सही है तो कहीं ना कहीं अपन नियम तोड़ते हैं तो भी अपन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो मैं आपसे केवल एक ही एडवाइस लेना चाह रहा हूं कि अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें क्या मुझे करना चाहिए, आप क्या चाहते हो मुझसे कि भाई इस लॉकडाउन की जो परिस्थिति बन रही है, जो इतना कठोर नियंत्रण रखा जा रहा है, इसके बावजूद भी मैं क्या करूं भाई, कहीं से क्लास रिकॉर्ड करके लेकर के आ जाऊं और फिर घर बैठे बैठे अपलोड करूं, या आप चाहते हो कि नहीं कुछ दिनों का सर अवकाश कर लो, जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो फिर करेंगे, या फिर आपके अपने पास में भी और कोई सुझाव है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था कैसे सुचारू रह सके, इसके पीछे हमें क्या करना चाहिए। आप क्योंकि अब परिवार है ना, मैंने कहा ना कि अपन एक परिवार के रूप में जुड़ गए तो कोई भी निर्णय होगा तो हम सबके सहयोग से होगा, आपसी मिलजुल से हम बातचीत करके उसका निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो इस विषय के ऊपर आप अपनी क्या राय देना चाहते हो, या तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर पर्सनल मैसेज कीजिए, जो टेलीग्राम आप सबने ज्वाइन कर रखा हो कन्हैया जी सेंटर के नाम से। वहां नहीं करना चाहते हो तो मैंने मेरे नंबर जो है ना चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डालता हूँ, चैनल के जो डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो वहां मेरे मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर स्वयं के हैं। तो वहां पे भी आप अपनी कुछ एडवाइस लेकर के मुझे भेज सकते हैं कि वास्तविकता में अब इस परिस्थिति से कारण इस शिक्षा को जो अपन ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा लेकर के आए हैं, इसको हम कैसे सुचारू रख सके, कैसे बनाया जा सके। मैंने तो आपको दोनों तरीके बता दिया, आपकी क्या एडवाइस है ये मुझे आप वहां पे मुझे सेंड करना। ये बात मैं काफी दिनों से आपको कहना चाह रहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको कह नहीं पा रहा था, इसलिए आज मैंने बीच में ही आपको ये क्लास कह दी। तो आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके सुझाव मुझे मिलेंगे। ये देखिए अगला प्रश्न, वह प्रणाली जिसमें छात्रों और अध्यापकों दोनों का योग रहता है, वह प्रणाली कौन सी? भाई ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों का योग रहता है? रंगमंच अभिनय विधि, समवाय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, या आदर्श अभिनय प्रणाली? दोस्तों दोनों की बात कर रहा है दोस्तों। आदर्श अभिनय प्रणाली तो कुछ नहीं हो सकता, समवाय प्रणाली में भी दोनों का रोल नहीं रहता है। वह प्रणाली जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों का रोल रह रहा है। रंगमंच में क्या रह रहा है भाई? कक्षा अभिनय विधि, कक्षा के अभिनय विधि के अंदर जो अध्ययन कराएंगे उसमें बालक और छात्र दोनों का सहयोग एक साथ में रहेगा। यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, जिस विधि में अध्यापक बालकों को शब्द समूह दे देता है और उनके लिए संकेत का काम करते हैं वह विधि है। भाई ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक बालकों को क्या कहते हैं? शब्द समूह दे देता है और उनके लिए संकेत का काम करते हैं। एक शब्दों का समूह दे देता है जो बालकों को संकेत का काम करते हैं। यह विधि इसमें से कौन सी है? चित्र रचना विधि, शब्द प्रदान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या खेल विधि? तो नॉर्मल सी बात है, शब्द देकर के शब्दों का संकेत दे रहे, तो विधि भी कौन सी हो जाएगी? आपकी शब्द प्रदान विधि हो जाएगी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, व्याकरण का शिक्षण आगमन विधि से होना चाहिए और उसका प्रयोग निगमन विधि से होना चाहिए, यह कथन है। भाई ये कथन किसने कहा कि व्याकरण विधि का प्रयोग तो है ना आगमन विधि, व्याकरण विधि का, व्याकरण का जो अध्ययन है वो तो होना चाहिए आगमन विधि से, लेकिन इसका जो प्रयोग होना चाहिए वह निगमन विधि से होना चाहिए। यह बात कहने वाला कौन सा शिक्षा शास्त्री? भाई रायबर्न, वीसी जैन, श्याम सुंदर जी, या विश्वनाथन जी? दोस्तों ये पिंक पॉइंटेड प्रश्न है तो मुझे उत्तर बताना पड़ेगा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा वीसी जैन। वीसी जैन के द्वारा यह बात कही गई है कि व्याकरण शिक्षण का आगमन विधि से, शिक्षण तो आगमन विधि से होना चाहिए, बल्कि इसका प्रयोग जो होना चाहिए वो कौन सी विधि से होना चाहिए? निगमन विधि से होना चाहिए। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, छात्रों में कविता कंठस्थ करने की प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है।
भाई इनमें से क्या चीज आवश्यक है जो छात्रों में कविता कंठस्थ करने की प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है? वाचन प्रतियोगिता का आयोजन करना, अंत्याक्षरी का आयोजन करना, कवि दरबार का आयोजन करना या कवि सम्मेलनों का आयोजन करना। देखिए वाचन प्रतियोगिता और अंत्याक्षरी में से कविता कंठस्थ करने की प्रेरणा नहीं मिलती। कवि दरबार का आयोजन और कवि सम्मेलनों का आयोजन, देखिए कवि दरबार का, कवि सम्मेलन और कवि दरबार में समझिए, कवि दरबार में क्या होता है कि कवि सम्मेलन में अपनी लिखी हुई कविताएं पढ़ी जाती हैं, जबकि कवि दरबार में किसी दूसरों की कविताओं को याद करके भी आप पढ़ सकते हो। तो ये कवि सम्मेलनों का, ये कह रहा है कविता कंठस्थ करने की प्रेरणा, तो कंठस्थ करने के लिए कवि दरबार का आयोजन ज्यादा बेटर रहेगा कवि सम्मेलनों की तुलना में, क्योंकि बालक जो होंगे ना अपनी पाठ्य पुस्तक की कविताएं याद करके सुनाएंगे, तो कंठस्थीकरण के लिए कवि दरबार का आयोजन सही रहेगा। यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, कविता पाठ में सबसे महत्वपूर्ण होता है, कविता पाठ में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? भाषा सौंदर्य, भाव सौंदर्य, अंतर कथाएं या छंद विधान? देखिए छंद विधान, अंतर कथाएं और भाषा सौंदर्य की बात नहीं है, कविता पाठ में भाव होना जरूरी है। कविता तभी सुनी जाती है जब उसके अंदर भाव हो। आपने कवि सम्मेलन में देखा होगा कि गीतकार आते हैं, ओज रस की कविताएं पढ़ते हैं, कोई मोहब्बत की शायरियां पढ़ते हैं, वो आप किस वजह से सुनते हो? जबकि शायरियां जितनी भी होती है वो कैसी होती है दोस्तों? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और अर्थ की दृष्टि से क्या होती है दोस्तों? अशुद्ध नहीं होती है, फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं? अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों? भाव होते हैं। तो भाव को पढ़ा जाता है, कविता के अंदर भाव इंपॉर्टेंट है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो ये कह रहा है कविता पाठ में सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो कविता पाठ में सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों भाव सौंदर्य। यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? बी वाला उत्तर बिल्कुल सही निकल जाएगा। लीजिए आपका अगला प्रश्न, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि, आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हैं? आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि शिक्षकों का वेतन में सुधार हुआ है, इस पेशे में प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा आय को बढ़ाया जा सकता है, आपकी शिक्षण में रुचि है, आप सोचते हैं कि अन्य कोई काम पाना कठिन है। देखिए इसका सही उत्तर तो हो जाएगा कि आपकी शिक्षण में रुचि है, लेकिन देखा जाए ना 99.99% बच्चे जो है ना, जो टीचर की तैयारी करें ना, उसका शिक्षण में रुचि है ही नहीं। वो केवल बच्चे हुए 3 कारणों की वजह से इस चीज को ज्वाइन करना चाहते हैं। वेतन में सुधार हुआ है, बिल्कुल आपको पता है जब से टीचर लाइन में वेतन का सुधार हुआ है, एक वेतन अच्छा मिलने लगे हैं, तब से टीचर बनने में ट्रैफिक एकदम से बढ़ गया है दोस्तों। क्योंकि रुझान एकदम आया, पैसों की वजह से रुझान आ गया दोस्तों। ये बिल्कुल भी सही बात है कि टीचर बन गए, गवर्नमेंट टीचर बन गए, ट्यूशन के द्वारा भी अपन पैसे अतिरिक्त कमा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हम सोचते हैं कि दूसरा काम कर पाना कठिन है, बिल्कुल शिक्षण जो है ना एक सरल काम माना जाता है, हालांकि ये तो बहुत कठिन है। देखा जाए तो शिक्षण करवाना सबसे कठिन कार्य है, शिक्षण करवाना इतना आसान नहीं है। हाँ पढ़ाना अलग बात है, पढ़ा कोई भी सकता है, किताब लेकर के पढ़ा दो वही बात अलग है, लेकिन वास्तविकता में अधिगम करवाना, जो आप चाह रहे हो बच्चों को वो को बना देना, ये सबसे बहुत कठिन काम है दोस्तों। लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका शिक्षण में रुचि है। लेकिन मैक्सिमम टीचर जो बनते हैं बाकी के 3 कारणों से बनते हैं, लेकिन आपको सही करना है, आपकी शिक्षण में रुचि है, इसलिए आप क्या बनना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हो। यहां पे जो सही उत्तर निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा? सी वाला उत्तर जो होगा बिल्कुल सही निकल जाएगा। ये लीजिए, एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक को निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है, इनमें से उस अध्यापक का कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना या पाठ्यचर्या को पूरा करना? देखिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का कतई यह लक्ष्य नहीं होता कि पाठ्यचर्या को पूरा कर दी जाए, कंठस्थ करना भी नहीं होता है, बालकों को परीक्षा में उत्तीर्ण करना भी नहीं होता है। तीनों के तीनों ऑप्शन यदि अपन के कट जाते हैं तो बचा हुआ अपने आप में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, वास्तविकता में इस चीज का क्या महत्व है, इस चीज का निर्माण करके बालकों का अध्ययन करवाना, यह एक सामाजिक अध्ययन अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिए। यहां पे जो सही निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? सी वाला उत्तर बिल्कुल सही निकल जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता? प्रतिरूप का मतलब होता है वास्तविक चीज का बनाया हुआ वह रूप, प्रतिरूप कहलाता है दोस्तों। प्रतिरूप को अपन क्या कहते हैं? डायरोमा भी कहते हैं। तो ऐतिहासिक स्थापना कला, वंशक्रम, मूर्तियां या देवी देवता? देखिए ऐतिहासिक स्थापना कला की आपको 100% प्रतिरूप बना सकते हो, ऐसा दिखता है। मूर्तियां भी बना सकते हो, देवी देवता का प्रतिरूप भी बना सकते हो। वंशक्रम का कोई प्रतिरूप आप नहीं बना सकते हो। वंशक्रम का प्रतिरूप कैसे बनाओगे, है ना? क्या अलग अलग चित्र बनाओगे? क्या बनाओगे? कुछ नहीं बन सकता है। देवी देवताओं की मूर्तियों का, देवी देवताओं का, लोक स्थापत्य कला का, सबका प्रतिरूप बनाया जा सकता है, वंशक्रम का प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता। यहां पे जो सही उत्तर निकल जाएगा आपके क्या निकल जाएगा? बी वाला उत्तर बिल्कुल सही निकल जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
विषय वस्तु को एक आप यदि कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो विषय वस्तु को कक्षा में कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। अंशता मतलब एक अंश का सोपानबद्ध यानी कि अलग अलग सोपान से पूर्णता या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों विषय वस्तु को हमेशा पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। विषय वस्तु को हाँ पूर्णता से अंश का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, सी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही, कि पूर्ण से अंश की ओर यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। इसमें से एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान संबंधित प्रश्न, पूर्ति संबंधित प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों ध्यान रखना बहुविकल्पी एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में बहुविकल्पी प्रश्न जो एबीसीडी वाले जो प्रश्न होते हैं एबसद वाले वो बिल्कुल सही है। मिलान संबंधी जो आप मिलान करते हैं वो भी एक प्रकार के क्या होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे अपन बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। पूर्ति संबंधी प्रश्न बिल्कुल यह भी सही है। लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं होंगे, ये अंत मुक्त वाले प्रश्न कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका डी वाला उत्तर बिल्कुल यहां पे सही निकल जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र का भ्रमण उपयोगी है, क्यों? मूल्यांकन के लिए, मनोरंजन के लिए, अनुभाविक साक्ष्य के लिए या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मूल्यांकन के लिए और मनोरंजन के लिए नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्षेत्रीय भ्रमण होता है दोस्तों अनुभाविक साक्ष्य को जुटाने के लिए। हाँ प्रत्यक्ष अनुभव के लिए भी होता है, वो पहले ऑप्शन अलग थे तो प्रत्यक्ष अनुभव सही किया था, अब ऑप्शन अलग है तो अनुभाविक साक्ष्य को सही करेंगे। यानी बालक अनुभव के द्वारा साक्ष्य को एकत्रित करें, इसीलिए सामाजिक अध्ययन में भ्रमण कराया जाता है। यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा आपका सी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? ये कह रहा है इसमें से कौन से गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता या वैधता। मैंने कहा वैधता का मतलब पहले ही आपको बता रखा है, जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र बनाया है उसी उद्देश्य की पूर्ति करना। विभेदकारिता का मतलब अलग अलग स्तर से बालकों को बांट देना। विश्वसनीयता का मतलब शुद्धता से होता है दोस्तों, और वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जिस परीक्षण को एक से अधिक अध्यापकों के द्वारा चेक करने पर भी परिणामों में कोई अंतर ना आए उसे वस्तुनिष्ठता कहेंगे। विश्वसनीयता का मतलब ही होता है शुद्धता से, परीक्षा कितनी शुद्धता से हुई है यह विश्वसनीयता वाले गुण के ऊपर निर्भर करेगा। यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए, प्रयोगशाला में कार्य करने से बालक में, प्रयोगशाला के अंदर कार्य करने से बालक में सामाजिकता आती है, आत्मविश्वास जागृत होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है या उपयुक्त सभी। प्रयोगशाला में बालक कार्य कर रहा है तो सामाजिकता तो आएगी, क्योंकि बहुत सारे काम करते तो बहुत सारे बालक काम करते तो एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना विकसित होती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है, बिल्कुल सही है, तर्क शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही निकलेगा वो क्या निकल जाएगा आपका उपयुक्त सभी जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, सामान्य विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, जीविकोपार्जन का उद्देश्य या सभी। सामान्य विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, देखो सामान्य विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक मूल्यों का उद्देश्य या जीविकोपार्जन का उद्देश्य या सही। देखिए ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही, ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा सही। अनुशासन भी सिखाती है विज्ञान, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी होता है, जीविकोपार्जन के लिए भी यह सही है कि कहीं न कहीं इनकम का जरिया भी विज्ञान को बनाया जा सकता है। डी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, परिकल्पना का शिक्षा में निहितार्थ है। परिकल्पना का शिक्षा में निहित अर्थ क्या है? परिकल्पना अपन किसे कहेंगे? समस्या का संभावित हल, समस्या का सही हल, समस्या का सही चयन या उपयुक्त सभी। दोस्तों समस्या का संभावित हल या समस्या का सही हल नहीं होता है दोस्तों, समस्या का सही चयन करना क्या कहलाता है? परिकल्पना का निर्माण। तो परिकल्पना का निर्माण हो जाएगा समस्या का सही चयन करना। ये लीजिए अगला प्रश्न, वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने हेतु विज्ञान शिक्षक द्वारा साधारण सामग्री से निर्मित उपकरण कहलाता है। ये कह रहा है आपको कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए एक विज्ञान शिक्षक के द्वारा साधारण सामग्री से, जो साधारण सामग्री कक्षा में होती है उनको मिला करके जो एक विशेष सामग्री बना दी जाती है, उपकरण जो बना दिए जाते हैं, उससे हम क्या कहेंगे? श्रव्य दृश्य उपकरण, असुरचित उपकरण, क्रियाशील प्रतिरूप या अस्थायी उपकरण। देखो अस्थायी उपकरण कुछ नहीं होता है, क्रियाशील प्रतिरूप भी नहीं, श्रव्यदर्शी भी नहीं, उसे हम कहेंगे दोस्तों असुरचित नहीं, आशुरचित। क्या कहेंगे दोस्तों? आशुरचित उपकरण।
आशु रचित उपकरण, विज्ञान के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए विज्ञान का अध्यापक वहीं से आपस में आसपास की चीजों को इकट्ठे करके कोई उपकरण बना देता है, उसे हम कौन सा कहेंगे? आशु रचित उपकरण। यहां पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों बी। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय है। बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय कौन सा है? हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान या संस्कृत? बिल्कुल दोस्तों आपको सब पता चल गया होगा कौन सा है भाई, विज्ञान। सबसे ज्यादा तर्क यदि बालक करता है तो वह कहां करता है? विज्ञान में करता है। विज्ञान को तर्क शक्ति का विकास सर्वाधिक होता है। ये लीजिए अगला प्रश्न, ये कह रहा है आपको प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी रहेगी? यदि आप एक पाठ पढ़ा रहे हो, वो पाठ कौन सा है? प्रदूषण का पाठ है। वह पाठ पढ़ाने में इनमें से कौन सी विधि बढ़िया रहेगी भाई? प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि या प्रायोगिक विधि? तो दोस्तों देखिए प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि नहीं, परियोजना विधि भी सही हो सकती है। ये दोनों को काट दो, इन दोनों में से एक उत्तर सही होगा, परियोजना विधि या प्रायोगिक विधि। प्रदूषण का पाठ पढ़ाने के लिए योजना विधि या तो बालकों को कोई प्रोजेक्ट दे दो जो बालक अपने आधार पर संकलन करके ले आएंगे, या प्रायोगिक विधि। दोस्तों इसके लिए प्रायोगिक विधि से भी सही रहेगी परियोजना विधि। आप बालकों को क्या दे दो भाई? प्रायोगिक विधि की बजाय क्या दे दो? परियोजना दे दो। योजना बनाने के लिए काम दे दो, बालक अपने आप से प्रदूषण के पाठ को पढ़ लेंगे। लेकिन प्रदूषण को समझने के लिए जो सर्वाधिक काम करती है वो कौन सी विधि करती है? प्रायोगिक विधि, क्योंकि प्रदूषण को प्रयोग के द्वारा समझा जाता है। यहां पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि हर एक प्रदूषण का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, बालक को प्रयोग करके साथ साथ में बढ़ाओ कि इस प्रकार से वायु प्रदूषित हो गई तो यह आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगी। तो प्रायोगिक विधि इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगी। ये लीजिए अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का गुण है। वस्तुनिष्ठ के जो प्रश्न होते हैं इनमें से कौन सा गुण है? परीक्षण पदों में विश्वसनीयता एवं वैधता है, अध्यापक छात्र की आंतरिक अनुभूति का आकलन कर सकता है, प्रश्नों का निर्माण सरल होता है, अंकन प्रक्रिया में समय लगा लेती है। देखिए अंकन प्रक्रिया में कोई समय नहीं लगता, प्रश्नों का निर्माण सरल होता है, नहीं होता है भाई, कठिन होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण करना, दिक्कत है। अध्यापक छात्र की आंतरिक अनुभूति का आकलन कर सकता है, नहीं। परीक्षण पदों में विश्वसनीयता एवं वैधता होती है, ये वाला बिल्कुल सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विश्वसनीयता और वैधता होती है, ए वाला उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए, बालक में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है, गणित शिक्षण की किस विधि के द्वारा यह अच्छा रहेगा भाई? योजना विधि, आगमन विधि, प्रायोगिक विधि या विश्लेषण विधि? ये कह रहा है भाई कि इसके द्वारा बालक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है, गणित शिक्षण की किस विधि के द्वारा यह प्रभावी रहेगा? प्रयोग, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या ये विधि? दोस्तों इसके लिए सही उत्तर रहेगी आपकी आगमन विधि। बालकों को उदाहरण समक्ष कर दो, बालक अपने आप निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। आगमन विधि इसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। ये लीजिए, व्रत की परिधि ज्ञात करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, क्रियाविधि या संश्लेषण? देखो वृत्त की परिधि ज्ञात करने, ये आगमन के द्वारा आप कभी भी नहीं पढ़ा सकते हो। वृत्त की परिधि बालक तब तक ज्ञात नहीं कर सकता है जब उसको सूत्र याद नहीं हो। तो यहाँ पे जो सही विधि हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? निगमन विधि यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए सही हो जाएगी। निगमन विधि के द्वारा व्रत की परिधि को ज्ञात किया जा सकता है। बी वाला उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके सही हो जाएगा। ये लीजिए, असुरचित नहीं होता दोस्तों, आशुरचित है ना। आशुरचित सामग्री से तात्पर्य है, आशुरचित सामग्री से क्या तात्पर्य है? शिक्षण के पश्चात रचित सामग्री, शिक्षण के मध्य रचित सामग्री, शिक्षण के पूर्व रचित सामग्री या इनमें से कोई नहीं? देखो आशुरचित सामग्री का मतलब होता है शिक्षण कराते समय ही अध्यापक वहीं से आसपास की सामग्री को मिला करके जोड़ तोड़ करके किसी उपकरण का निर्माण कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे? आशुरचित सामग्री। यहाँ पे उत्तर जो सही होगा वो होगा दोस्तों आपके शिक्षण के मध्य रचित सामग्री। पढ़ाते पढ़ाते सामग्री का जो निर्माण करेगा वो कौन सी कहलाएगी? आपके आशुरचित सामग्री कहलाएगी। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका बी वाला। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, ज्यामिति रचना के लिए उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। ज्यामिति रचना के लिए उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, अज्ञात से ज्ञात। दोस्तों ज्यामिति रचना के लिए उपयुक्त शिक्षण सूत्र रहेगा आपका ज्ञात से अज्ञात वाला। कौन सा रहेगा भाई? ज्ञात से अज्ञात वाला। प्रयोगशाला विधि आधारित है। प्रयोगशाला विधि किस पर आधारित है दोस्तों? अनुभव से सीखना, करके सीखना, निर्देश से सीखना या सभी? दोस्तों देखिए प्रयोगशाला विधि अनुभव से भी सीखता है, करके भी सीखता है, निर्देश भी उसके द्वारा मिलते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सभी। हालांकि करके सीखने पर ज्यादा सही होता, लेकिन इस अनुभव से सीखना, बालक प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा भी सीखता है, जो उसको पहले से ज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर भी बालक प्रयोग करके सीखता है, दोनों सही है। तो यहाँ पे सभी वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। ये रहा आपका आज की क्लास का अंतिम प्रश्न।
क्या कहता है ये अंतिम प्रश्न? रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। रेखा गणित पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या प्रदर्शन विधि? आप बताओ इसका उत्तर। मैं कह रहा हूं कि आप आगमन, निगमन, प्रत्यक्ष विधि को छोड़ दो। रेखा गणित पढ़ाया जा सकता है दोस्तों प्रदर्शन विधि के द्वारा, डिस्प्ले करके, चित्र बना करके, जो प्रदर्शन विधि के द्वारा ही आप किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है? अलग अलग चित्र बना करके लेके आओ, डिस्प्ले करो, उसके द्वारा आप रेखा गणित को पढ़ा सकते हो। तो प्रदर्शन के द्वारा, प्रत्यक्ष, निगमन और आगमन के द्वारा नहीं। यहां पे सही उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला उत्तर, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और यह अपन ने सही कर दिया दोस्तों 2050। 2021 में हम चल रहे हैं और 2050 का प्रश्न अपन ने क्या कर दिया दोस्तों? चेंज कर दिया। और पूरी की पूरी सदी जो है ना आगे वाली क्लास में चेंज कर देंगे। 2000 से सीधा 21वीं सदी पर चले, 2100 के अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों। यह होती है दोस्तों आज की क्लास पूरी। और 2050 प्रश्नों का सफर अपन ने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। इसके आगे का सफर करेंगे हम अगली क्लास में, जो होगी आपकी इस रीट वैक्सीन, इस 2100 प्रश्नों के महासंग्राम की अंतिम क्लास। और इसके लिए मैंने आपको बोल रखा है कि इसमें अधिक से अधिक बच्चों को क्या आना है दोस्तों, लाइव आना है, क्योंकि यह एक महोत्सव है और मैं चाहता हूं कि यह महोत्सव हम पूरा परिवार एक साथ मिलकर के मनाएं। इसी के साथ में हर बार जो कहता हूं कि कोरोना महामारी बहुत भयानक रूप से चल रही है, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, बाहर जाए तो मास्क लगा करके जाएं, सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए भयानक साबित हो सकती है दोस्तों। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही 50 प्रश्नों के साथ में, तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत। राधे राधे।